किले में तब्दील कर दी गई एक जेल। अंदर 8x12 के सेल में कैद एक शख्स अपने अंतिम दिन गुजार रहा था कि एक रोज उसे एक आवाज सुनाई दी। जेल के ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा था। हेलीकॉप्टर की आवाज कुछ शांत हुई तो एक और आवाज आई, अगर किसी ने एलेक्स को हाथ भी लगाया तो वो इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जा सकेगा। यह आवाज थी एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी की। जेल के बाकी कैदियों को धमकी देकर अधिकारी लौट जाता है। जब यह खबर देश के लीडर को मिलती है, वो घोषणा करता है कि वो मुजरिम नहीं, एक हॉस्टेज है। हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए इसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन एसिड गैम्बिट, अमेरिकी डेल्टा फोर्स का सबसे खतरनाक ऑपरेशन। जब अमेरिका ने अपने आदमी को बचाने के लिए 5000 किलोमीटर दूर देश में एक जेल पर अटैक कर दिया था। क्या था ऑपरेशन गैम्बिट? कौन था एलेक्स जिसे बचाने के लिए अमेरिका ने जमीन आसमान एक कर दिए? और कौन था वो सैन्य तानाशाह जो पाब्लो एस्कोबार के साथ मिलकर कोकेन बेचा करता था? जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। कहानी शुरू होती है एक छोटे से देश से। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली एक पतली सी पट्टी पर बसा है पनामा। वही पनामा जिसे पहले एक सिगरेट के नाम से जाना गया, फिर एक नहर के नाम से और पिछले कुछ सालों में पनामा पेपर्स में जिसका नाम हम सुनते आ रहे हैं। पनामा में ही, जैसा हमने बताया, पनामा कनाल है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। ये ट्रेड का एक महत्वपूर्ण रास्ता है, इसलिए अमेरिका की इस इलाके में हमेशा दिलचस्पी रही है। लंबे समय तक इस इलाके में अमेरिका की एक सैन्य टुकड़ी मौजूद रहती थी। कनाल उन्हीं के पास था। उसी कनाल की रक्षा का जिम्मा इस फौज को मिला हुआ था। साल आया 1981। पनामा के सैन्य तानाशाह ओमार टोरिजोस की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। टोरिजोस की मौत के बाद उसका दायां हाथ जनरल मैनुअल एंटोनियो नोरिएगा सत्ता पर काबिज हो गया। नोरिएगा अमेरिका का पुराना दोस्त था। बाकायदा लंबे समय तक वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता रहा। 20 सालों तक CIA ने उसे करोड़ों डॉलर दिए थे। बदले में नोरिएगा क्या करता था? दरअसल सिर्फ कनाल ही पनामा में अमेरिका की दिलचस्पी का एकमात्र कारण नहीं था। मैप में आप देखेंगे कि लैटिन अमेरिका के देश मसलन एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोलंबिया और ग्वाटेमाला पनामा के पड़ोस में ही हैं। इनमें से कई देश ड्रग्स का अड्डा थे। मसलन कोलंबिया, जहां से पाब्लो एस्कोबार कोकेन स्मगल कर US भेजता था। वहीं कुछ और देश मसलन ग्वाटेमाला और होंडुरास जैसे देशों में अमेरिका के व्यापारिक हित जुड़े हुए थे। यूनाइटेड फ्रूट नाम की कंपनी ने इन देशों का खूब दोहन किया। एक समय अमेरिकी कंपनियां यहाँ केले की खेती करती थी और इन्हीं कंपनियों ने अपने व्यापारिक हितों के लिए कई बार इन देशों में तख्ता पलट करवाया, जिसके कारण इन देशों को एक खास नाम मिला, बनाना रिपब्लिक। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। अब कम्युनिस्टों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका को साझेदारों की जरूरत थी। इन्हीं साझेदारों में एक पनामा का सैन्य जनरल नोरिएगा भी था। US ने नोरिएगा की मदद से सेंट्रल अमेरिका में हथियार पहुंचाए और ड्रग्स के धंधे पर भी नजर रखी। नोरिएगा हालांकि डबल क्रॉस करता था, CIA से भी पैसे लेता था और ड्रग्स माफिया से भी पैसा खाता था। इसके बावजूद पनामा की अहमियत के चलते वो दशकों तक अमेरिका की छत्र छाया में फलता फूलता ही रहा। इस रिश्ते में खटास पड़नी शुरू हुई 1983 के बाद जाकर। पनामा की सत्ता पर कब्जा करने के बाद नोरिएगा के हौसले बढ़े। वो अमेरिका का साझेदार बना रहा, लेकिन इसी दौरान ड्रग्स के धंधे को भी बढ़ाता रहा। कथित तौर पर ड्रग्स के धंधे से उसने यूरोप के बैंकों में करोड़ों डॉलर जमा किए और खूब संपत्ति भी इकट्ठा की। अब CIA जो थी नोरिएगा के धंधों पर आंख मूंदे रही बहुत टाइम, लेकिन इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार ने नोरिएगा का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोल दिया। अमेरिकी सरकार वॉर ऑन ड्रग्स की बात करती थी, लिहाजा प्रेशर में आकर राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को नोरिएगा के खिलाफ बयान देना पड़ा। हालांकि नोरिएगा इससे बेफिक्र था। उसकी तानाशाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। 1985 में नोरिएगा के आदमियों ने अपने एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को सरेआम अगवाकर उसकी हत्या कर दी। पनामा में इस समय राष्ट्रपति का अलग पद था, हालांकि असली ताकत थी नोरिएगा के हाथों में। राष्ट्रपति ने हत्या की जांच करवानी चाहिए तो नोरिएगा ने उन्हें भी बर्खास्त कर दिया। इस बीच CIA को यह भी खबर मिली कि नोरिएगा CIA के कट्टर दुश्मन और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो से हाथ मिला चुका है। इन सब कारणों से नोरिएगा अब अमेरिका के निशाने पर आ गया, दोस्त से बन गया निशाना। मई 1989 में पनामा में चुनाव हुए।
एग्जिट पोल्स में जब ये दिखाई दिया कि विरोधी पार्टी जीत जाएगी तो नोरिएगा ने इसे अमेरिकी चाल बताया और इलेक्शन ही निरस्त करवा दिए और खुद को पनामा का मैक्सिमम लीडर घोषित कर दिया। इस बीच कुछ सैन्य अधिकारियों ने तख्ता पलट करने की भी कोशिश की, लेकिन नोरिएगा अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहा। अमेरिका पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। 1989 में अमेरिकी अदालत में नोरिएगा के खिलाफ केस चला, जहां ड्रग्स को बढ़ावा देने के मामले में उसे सजा सुना दी गई। ये सुनकर नोरिएगा ने खुलकर अमेरिका से दुश्मनी मोल ली। उसने पनामा की संसद में एक बिल पास करवाया जिसके अनुसार अमेरिका अब एक दुश्मन देश था। इसके साथ ही नोरिएगा ने अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। पनामा कैनाल के पास अमेरिका की सैन्य टुकड़ी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। नोरिएगा के सैनिकों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अब अमेरिका ये कतई सहन नहीं कर सकता था कि पनामा के लोग उसके लोगों पर गोली चलाएं। अमेरिकी सेना ने तय किया कि वो पनामा पर अटैक कर नोरिएगा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगी और यहां से इस कहानी में एंट्री होती है कर्ट म्यूज की। कर्ट म्यूज नाम था एक अमेरिकी नागरिक का जो दशकों से पनामा में रह रहा था। वो और उसके दोस्त नोरिएगा की तानाशाही से तंग आ चुके थे। नोरिएगा के सैनिकों ने जब उसके एक दोस्त की हत्या कर दी, म्यूज ने फैसला किया कि वो नोरिएगा के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। अमेरिकी मदद से म्यूज ने कुछ ब्रॉडकास्टिंग उपकरण हासिल किए और लोकल रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर एंटी नोरिएगा संदेश प्रसारित करने लगे। इस दौरान म्यूज ने कई बार अमेरिका की यात्रा की ताकि वो और बेहतर उपकरण खरीद सके। 1989 में म्यूज और उसके साथियों ने नोरिएगा के खिलाफ एक बड़े विद्रोह को अंजाम दिया। एक रोज जब नोरिएगा देश के नाम संदेश देने जा रहा था, ठीक उसी वक्त म्यूज और उसके साथियों ने नोरिएगा के खिलाफ एक स्पीच को प्रसारित कर दिया। नोरिएगा की स्पीच सभी रेडियो चैनल्स पर चल रही थी, लिहाजा लाखों लोगों ने म्यूज के संदेश को भी सुना। इस बात से नोरिएगा इतना नाराज हुआ कि उसने म्यूज को किसी भी कीमत पर पकड़ लाने का फरमान जारी कर दिया। कुछ दिन बाद म्यूज और उसके सभी साथी पकड़ लिए गए। उन्हें पनामा की सबसे कुख्यात जेल में डाला गया। पनामा की राजधानी पनामा सिटी में बनी इस जेल का नाम था कार्सेल मोडेलो। यहाँ पनामा के सबसे कुख्यात अपराधियों को रखा जाता था। इस जेल की कहानी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। कार्सेल मोडेलो में ज़िंदगी इतनी भयानक थी कि 1996 में जब इस जेल की हकीकत दुनिया के सामने आई, सरकार को मजबूरी में जेल को तोड़ देने का आदेश देना पड़ा। बहरहाल वापस कर्ट म्यूज की कहानी पर आते हैं। म्यूज को जेल में भयंकर यातनाएं दी गई। वो अमेरिकी नागरिक था। अमेरिकी सरकार के नुमाइंदों ने उससे मिलने की कोशिश भी की इसलिए, लेकिन नोरिएगा ने किसी को मिलने दिया नहीं। अमेरिकी सरकार ने बदले की कार्रवाई करते हुए पनामा के सारे वीज़ा कैंसिल किए। मजबूरी में नोरिएगा को मुलाकात की अनुमति देनी पड़ी। अमेरिकी सेना के कुछ अधिकारी म्यूज से मिलने आए। उन्होंने देखा कि म्यूज को भयंकर टॉर्चर किया गया है और उसका वजन लगभग आधा हो चुका था तब तक। ये बातें जब अमेरिकी प्रेस को पता चली, म्यूज को छुड़वाने की मांग उठ गई। सरकार पर प्रेशर था, लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने सेना को आदेश दिया कि म्यूज के रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया जाए। इसी समय अमेरिकी फौज पनामा पर अटैक की तैयारी कर रही थी, लिहाजा तय हुआ कि हमले से ठीक पहले म्यूज को जेल से बाहर निकाल लिया जाएगा और इसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एसिड गैम्बिट। नोरिएगा ने युद्ध की घोषणा पहले ही कर दी। उसे पता था कि अमेरिकी सरकार कर्ट म्यूज को छुड़ाने की कोशिश करेगी, लिहाजा उसने धमकी दी कि युद्ध की शुरुआत में जो पहली गोली चलेगी वो कर्ट म्यूज को मारने के लिए चलाई जाएगी। कर्ट म्यूज के लिए नोरिएगा ने जेल को किले में तब्दील कर दिया। कई मंजिलों वाली जेल में म्यूज को सबसे नीचे वाली मंजिल में रखा गया। उसके सेल के बाहर एक गार्ड हर समय मौजूद रहता, जिसे आदेश दिया गया था कि अगर म्यूज को बचाने कोई आए तो म्यूज को गोली मार देना। 20 दिसंबर 1989 की रात 12:45 पर ऑपरेशन शुरू हुआ। अमेरिकी फौज के 2 हेलीकॉप्टर जेल के ऊपर मंडराने लगे। ध्यान भटकाने के लिए एक हेलीकॉप्टर ने पनामा के सैन्य हेडक्वार्टर पर रॉकेट्स भी दागे। पनामा की फौज ने एक हेलीकॉप्टर को मार भी गिराया। तभी 2 और मिलिट्री एयरक्राफ्ट वहां पहुंचे और उन्होंने आसपास के बिल्डिंग और तोपखानों पर हमला किया। इसके बाद बारी थी स्नाइपर्स की। स्नाइपर्स ने सटीक निशाना लगाते हुए कार्सेल मोडेलो में बिजली पहुंचाने वाला जनरेटर उड़ा दिया। पूरी जेल अंधेरे में डूब गई। इसके बाद उन्होंने जेल की पहरेदारी कर रहे गार्ड्स को भी मार गिराया। इस अफरा तफरी के बीच अमेरिकी डेल्टा फोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से सीधे जेल की छत पर उतरे और एक एक मंजिल उतरते हुए सीधे उस सेल तक पहुंच गए जिसमें कर्ट म्यूज को रखा गया था। सेल के बाहर खड़े गार्ड को मारकर उन्होंने म्यूज को छुड़ाया और सीधे छत पे ले गए। छत पर म्यूज को एक हेलीकॉप्टर में बिठाया गया। इस हेलीकॉप्टर ने फिर उड़ान भरी। पनामा के सुरक्षा बल लगातार अमेरिकी फोर्सेस पर गोलियां बरसा रहे थे।
बदकिस्मती से एक गोली उस हेलीकॉप्टर को जा लगी जिसमें म्यूज बैठा हुआ था। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। किस्मत से म्यूज की जान बच गई और अंत में अमेरिकी सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी में म्यूज को बिठाकर वहां से दूर ले जाया गया और एक प्लेन में बिठाकर उसे सीधे अमेरिका पहुंचा दिया गया। इस तरह ऑपरेशन एसिड गैम्बिट पूरा हुआ, जो अमेरिकी इतिहास का पहला सफल हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन था। पनामा के तानाशाह नोरिएगा का क्या हुआ? जिस वक्त डेल्टा फोर्स ऑपरेशन गैम्बिट को अंजाम दे रही थी, ठीक उसी वक्त अमेरिकी फौज ने एक और ऑपरेशन की शुरुआत की जिसका नाम था ऑपरेशन जस्ट कॉज। इसका उद्देश्य था नोरिएगा की सत्ता से रुखसती और गिरफ्तारी। 28,000 अमेरिकी सैनिकों ने पनामा पर धावा बोला। नोरिएगा के प्राइवेट जेट और उसकी गनबोट को तबाह कर दिया गया ताकि वो भाग न सके। अमेरिकी सेना से बचने के लिए नोरिएगा ने पनामा में वेटिकन सिटी के दूतावास में शरण ली। अब अमेरिकी सैनिक इस दूतावास में तो घुस नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक अजीब तरीका अपनाया। कई दिनों तक सैनिक वेटिकन दूतावास के बाहर बैंड बाजा बजाते रहे और अंत में नोरिएगा को बाहर आना ही पड़ा। जनवरी 1990 में नोरिएगा को गिरफ्तार कर यूएस लाया गया। ड्रग ट्रैफिकिंग के जुर्म में उसे 17 साल की जेल की सजा हुई। 2010 में नोरिएगा को फ्रांस प्रत्यर्पित कर दिया गया और वहां उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चला जिसमें उसे 7 साल की जेल हुई। 2011 में नोरिएगा को वापस पनामा भेजा गया, वहां उसे एक बार फिर सजा सुनाई गई। 2017 में नोरिएगा जेल से बाहर आया और तब तक उसे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी हो चुकी थी। जेल से बाहर आने के 2 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। तारीख का ये एपिसोड आपके लिए लिखा था कमल ने और कैमरे पे इसे रिकॉर्ड किया था जतिन ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।